जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मानसून के बारे में। दोस्तों मानसून के सबसे मानसून को पढ़ने से पहले हमें भारत की जो मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पता होना चाहिए। और मैं इससे पहले पर्वत श्रृंखलाओं की वीडियो है जो बना चुका हूँ, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप पहले जाके उस पर्वत श्रृंखला वाली वीडियो को देखें और उसके बाद ये मानसून चैप्टर पढ़ना शुरू कीजिए। दोस्तों मानसून अरबी भाषा का एक शब्द है। मानसून अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है दिशा बदलने वाली हवा। दिशा बदलने वाली हवा, जिसका अर्थ होता है दिशा बदलने वाली हवा। जो मानसून शब्द का सर्वप्रथम उपयोग हिप्पालस ने किया था। इसका उपयोग सर्वप्रथम हिप्पालस ने किया था, जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में था। जो हर्षवर्धन के शासनकाल में था। वह अल मसूदी ने इसका वर्णन किताब में किया था। अल मसूदी ने है जो इसका वर्णन है जो किताब के अंदर किया था। देखो दोस्तों, मानसून के अंदर क्या होते हैं? बादल। मानसून के अंदर होते हैं बादल। वह बादल दो प्रकार के होते हैं। ऐसे बादल जिसके अंदर कुछ बादल होते हैं जिनके अंदर वर्षा कराने की क्या होती है? अक्षमता होती है। वह कुछ बादल होते हैं जिनके अंदर है जो वर्षा कराने की अक्षमता है जो नहीं होती। कुछ बादल होते हैं जिनके अंदर वर्षा कराने की अक्षमता होती है और कुछ बादलों के अंदर है जो वर्षा कराने की अक्षमता नहीं होती है। जिन बादलों के अंदर वर्षा कराने की अक्षमता होती है उन्हें ही हम बोलते हैं मानसून। इनको हम क्या बोलते हैं? मानसून। और जिनके अंदर वर्षा कराने की अक्षमता नहीं होती वो होते हैं नॉर्मल बादल। देखो, इससे आगे हमें पढ़ने के लिए जो मानसून होते हैं, मानसून आने में और वर्षा होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है पहाड़ों का। जैसे ये कोई पहाड़ है, ये ऐसे कोई क्या है? पहाड़ है। सबसे ज़्यादा योगदान होता है पहाड़ का। अगर पहाड़ होंगे तभी वर्षा होगी, अगर पहाड़ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी। अगर पहाड़ हैं तो पहाड़ों से जो है बादल टकराएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे? वर्षा कर देंगे। और अगर पहाड़ नहीं होंगे तो क्या होंगे? बादल ऊपर को ही निकल के जो आगे चले जाएंगे और उस जगह पर वर्षा नहीं होगी और वो जगह बन जाएगी मरुस्थल यानी कि मरा हुआ स्थल, वो बन जाएगा रेगिस्तान। देखो दोस्तों, अब हम सबसे पहले समझते हैं पहाड़, पर्वत, पठार व मैदान में क्या फ़र्क होता है। इनमें क्या फ़र्क होता है? देखो, समुद्र तल से ये कोई लाइन है, इसको बोलते हैं हम 1000 मीटर। 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर। देखो 1 किलोमीटर यानी कि होता है 1 किलोमीटर। समुद्र की ऊंचाई से 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। देखो इस तरीके से है। देखो दोस्तों, 1000 मीटर की ऊंचाई से नीचे अगर कोई जगह इस तरीके से ऐसे समतल हो गई तो इसे हम बोलते हैं मैदान। जो इस तरीके से कोई जगह समतल हो जाए तो उसे हम बोलते हैं
मैदान। ठीक है दोस्तों, 1000 मीटर की ऊंचाई से नीचे तो ये इस तरीके से ऐसे समतल जगह होती है, इसे हम बोलते हैं मैदान। और जो 1000 मीटर की से नीचे ही इस तरह से नुकीला निकल जाता है, इसे हम बोलते हैं पहाड़। इसे हम बोलते हैं पहाड़। और जो 1000 मीटर से ऊपर निकल जाए और वह ऐसे समतल हो, इसे हम बोलते हैं पठार। इसे हम बोलते हैं पठार। वह 1000 मीटर की ऊंचाई से और ऐसे ऊपर से ऐसे नुकीला हो जाए इस तरीके से, ऐसे, इसे हम बोलते हैं पर्वत। इसे हम बोलते हैं पर्वत। वह जब बहुत सारे पर्वत ऐसे हो जाएं, आगे पीछे ऐसे हो जाएं 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर, तो इसे बोलते हैं हम पर्वत श्रृंखला। तो इसे हम बोल देते हैं पर्वत श्रृंखला। इसे हम बोल देते हैं पर्वत श्रृंखला। इसे हम बोल देते हैं पर्वत श्रृंखला। देखो इसी प्रकार ये हो गया। क्या होता है, इस तरफ से क्या है, हवाएं आएंगी और हवाएं अपने साथ क्या लेके आएंगी, बादल लेके आएंगी। हवाएं अपने साथ लेके आएंगी बादल। इस तरीके से हवाएं आएंगी, हवाएं हैं, और ये अपने साथ लेके आएंगी बादल। ऐसे बादल आएंगे, बादल क्या करेंगे, इस पहाड़ से ऐसे टकरा जाएंगे और जो जिनकी ऊंचाई ज़्यादा होगी वो क्या करेंगे, पहाड़ से ऊपर निकल जाएंगे। देखो जो ये बादल आए हैं यहाँ पर क्या करेंगे, ये करेंगे वर्षा अधिक करेंगे। जो इस स्थान है यहाँ पे क्या करेंगे वो, सॉरी एक मिनट, जो यहाँ पे क्या करेंगे वो वर्षा है जो अधिक कर देंगे, यहाँ पे बरसेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, मूसलाधार वर्षा कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, वर्षा होगी। और जो इस एरिया में क्या है, जो वर्षा है यह क्या होगी, कम होगी। इस एरिया में वर्षा कम होगी, यहाँ पर होगी कुल वर्षा का जो इतनी इन बादलों के अंदर अक्षमता है उसकी जो 90% वर्षा है वह इस एरिया में होगी, और जो टोटल अक्षमता का 10% हिस्सा है वो इस वर्षा में होगी। जो ये वाला एरिया है, जो इस जगह है, यहाँ को हम कहते हैं पवन पवनाभिमुख। पवनाभिमुख यानी कि पवन के बिल्कुल मुख के सामने वाला हिस्सा पवनाभिमुख, और इस साइड वाले एरिया को बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं पवनाविमुख। पवनाभिमुख और पवनाविमुख, इसको ये बोलते हैं हम वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया यानी कि रेन शेडो। यहाँ पे क्या होगी, सिर्फ जो वर्षा है उसके सिर्फ शेडो ही आएगी। रेन शेडो, रेन शेडो। यहाँ पे क्या होगी, जो वर्षा की है जो सिर्फ छाया ही आएगी। तो अब मैं पूछता हूँ कि क्या वृष्टि छाया, जो ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, क्या यहाँ पे वर्षा होगी? वर्षा होगी, लेकिन कैसी होगी, बहुत ही कम मात्रा में होगी। वर्षा होगी लेकिन कैसी होगी, बहुत ही ज़्यादा जो है कम मात्रा में यह वर्षा होगी। अब समझते हैं कि मानसून आने की डायरेक्शन, दिशाएं, कि मानसून किस दिशा से आते हैं। तो इसके लिए हमें समझना होगा फेरल का नियम। इसके लिए हमें समझना होगा फेरल का नियम। इसके लिए हमें फेरल का नियम है जो समझना होगा। फेरल का नियम, फेरल का नियम, जैसे ये अर्थ है अपनी, ये अर्थ है, इसके बीच में एक इमेजरी लाइन हमें पता ही है उसका, जिसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। ठीक है, जो भूमध्य रेखा क्या करती है, भूमध्य रेखा
भू मध्य भूमध्य भूमध्य रेखा क्या करती है, जो अर्थ है, अर्थ के भू यानी कि भू को दो समान हिस्सों में है जो डिवाइड कर देती है, दो समान हिस्सों में डिवाइड कर, ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये होता है साउदर्न हेमिस्फेयर यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर, ये होता है सदर्न हेमिस्फेयर। इसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध, इसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। फेरल का नियम, फेरल का नियम कहता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है यानी कि नॉर्थ की तरफ है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, वहाँ पे जो हवाएं हैं वो अपने राइट ओर ट्रैवल करती हैं, वह जो साउदर्न हेमिस्फेयर है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध है, वहाँ पे हवाएं हैं जो अपने दक्षिण की तरफ यानी कि अपने बाईं तरफ है जो हवाएं ट्रैवल करती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है वहाँ पे है जो हवाएं अपने राइट ओर ट्रैवल करती हैं, और जो साउदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे हवाएं हैं जो क्या है अपने लेफ्ट ओर क्या है ट्रैवल करती हैं। इसको हम एक आसान भाषा से ऐसे समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज कि ये है ये सेंटर में है, ये है भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर। इसके ऊपर क्या करते हैं हम एक एस आकार बना देते हैं, इसके ऊपर क्या कर लेते हैं हम एक ऐसे एस बना देते हैं और इसके आगे कर देते हैं ऐसे, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, देखो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, यहाँ पे हवाएं चलेंगी इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पे हवाएं चलेंगी ऐसे। ठीक है, ये होता है फेरल का नियम। ठीक है, उसके बाद समझते हैं जो मानसून होते हैं, वो मानसून है जो वो सन के हैं जो पीछे पीछे चलते हैं। जो मानसून होते हैं वो सन होता है, जो सन सूर्य, जो मानसून होते हैं वो क्या है सन के हैं जो पीछे पीछे जो है चलते हैं, जहाँ सूर्य जाएगा वो है सूर्य के पीछे पीछे चलते हैं। इसको हम एक आसान भाषा में ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे ये क्या है, ये है इक्वेटर, ये है कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा, व ये है मकर रेखा, ये है कर्क रेखा व ये है मकर रेखा। जो सन होता है सन, वह कर्क रेखा व मकर रेखा, सन होता है जो कर्क रेखा व मकर रेखा, इन दोनों के बीच में ही क्या है ट्रैवल करता है। सन है जो कर्क रेखा व मकर रेखा, इन दोनों के बीच में ही है जो ट्रैवल करता है। जैसे एक बार यहाँ पे एक कर्क रेखा पे है, फिर नीचे आएगा मकर रेखा पे, फिर कर्क रेखा पे, फिर चलता हुआ ऐसे। जो सन है वो इन दोनों रेखाओं के बीच में ही है जो ट्रैवल करता है। और जो इसकी पोजीशन है, सन की पोजीशन है, वो किस समय कहाँ पर रहती है, जरा हम इसको एक बार देख लेते हैं। जो कर्क रेखा पर है, जो कर्क रेखा पर जो सन है सूर्य कर्क रेखा पर जून के महीने में आता है, कर्क रेखा पर जून महीने के आसपास आता है, और 21 जून को वह 21 जून को 21 जून को है जो सन है वो कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर होता है। और यह क्या होती है, यह भारत में क्या होता है सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात कब होती है 21 जून को। उस दिन सूर्य है जो कहाँ पे होता है, वो सीधा कर्क रेखा के जो है ऊपर पाया जाता है। वह जो ये होती है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर मार्च व सितंबर, मार्च व सितंबर, मार्च व सितंबर के महीने में जो सन है वो भूमध्य रेखा पर
पाया जाता है भूमध्य रेखा पर। वह मकर रेखा पर दिसंबर, मकर रेखा पर जो दिसंबर महीने में है जो सन है वो पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सूर्य की किरणें जो सन है, सपोज लेट्स ये सन है यहाँ पे, जो गर्मी होती हैं वो सन की पोजीशन को लेकर नहीं होती, वो होती है सन की किरणों यानी कि सन की रेज पर। सपोज कर ये अर्थ है, अगर जहाँ पर भी सूर्य की किरणें सीधी आएंगी वहाँ पर होगी गर्मी। जहाँ पर हैं जो किरणें हैं वो सीधी आएंगी वहाँ पर होगी गर्मी। वह जहाँ पर ये किरणें तिरछी यानी कि टेढ़ी जाएंगी वहाँ पे हमेशा होगी सर्दी। वहाँ पे हमेशा क्या मिलेगी? सर्दी पाई जाएगी। जहाँ पर ये किरणें सीधी पड़ेंगी वहाँ पे गर्मी, और जहाँ पर टेढ़ी जाएंगी वहाँ पे होगी सर्दी। ठीक है, अब समझते हैं हम मानसून के बारे में कि वो ना कि मार्च जून के महीने में ही क्यों आता है। लेट्स सपोज ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये है कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा है जो भारत को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, और यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे है अरेबियन सी, और यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, ये है अरब सागर, और ये है बंगाल की खाड़ी, ये है बंगाल की खाड़ी, और ये है अरब सागर। देखो जून के महीने में क्या होता है, जो सन है वो यहीं कहीं होता है, जो सन है वो जून के महीने में यहीं कहीं पर होता है, और 21 जून को ये सन है वो यहाँ पे पहुँच जाता है। 21 जून को क्या हो जाता है, बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर पहुँच जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, भारत के जो दक्षिणी भाग होते हैं, भारत का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पे क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। दक्षिणी भाग पर क्या होता है, सूर्य की किरणें हैं जो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, और इसी कारण जो यहाँ की हवाएं हैं वो क्या होती है, वो वाष्प बनकर, यानी कि जो हवाएं हैं अगर वो गर्म होगी तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ गर्म होगी तो वो क्या है, ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। गर्म होती हैं तो क्या होती है, ऊपर की तरफ ट्रैवल हो जाती हैं, और जो नीचे की जगह है वह क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। उसी प्रकार जो अरब सागर में क्या है, पानी गर्म होता है, और पानी गर्म होते ही जो पानी भाप बनता है वो भाप बन के कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। और आपको पता है कि प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर में है जो कमी आ जाती है। प्रत्येक 165 या 165 डिग्री ऊपर जाने पर 1 डिग्री में है जो कमी आ जाती है। उसी प्रकार यहाँ से पानी ऊपर जाता है, और ऊपर यहाँ पे नीचे भाप होता है, ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होता है, और वह भाप क्या कर लेती हैं, पानी का रूप ले लेती है, और ऊपर जाके बादलों का निर्माण कर लेती हैं। और फिर आता है मानसून, फिर आती है हवाएं क्यों आती हैं, अब हम इसका जो कारण है या रीज़न है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये है भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा, वह ये है मकर रेखा, ये है मकर रेखा। जब सन यहाँ पे होता है, लेट्स सपोज सन यहाँ पे है, तो यहाँ की जितनी भी हवाएं होगी वो हवाएं गर्म होगी, और हवाएं गर्म होकर कहाँ, ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी। तो जो यहाँ का एरिया है, यहाँ का जो एरिया है वो एरिया क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगी, हवा की कमी हो जाएगी। अगर हम टेक्निकल भाषा में बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पर हवाओं की कमी हो जाएगी, और इस कमी को पूरा करने के लिए क्या हो जाएगा, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये है साउदर्न हेमिस्फेयर, इसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। और जो साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ से क्या है, हवाएं हैं जो यहाँ की कमी पूरी करने के लिए क्या है, ट्रैवल करती हैं।
यहाँ से क्या है, हवाएं चलती हैं, वह जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर हवाओं की पूर्ति करने के लिए पहुँच जाती हैं। ये हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी तालाब में से एक बाल्टी पानी भरते हैं और पानी भरते ही हम देखते हैं कि जो हमने पानी निकाला था उस जगह को पूरा करने के लिए आसपास का पानी आकर उसको क्या कर देता है, इक्वल कर देता है। वही काम है जो एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। जैसे ही यहाँ से हवाएं ऊपर जाती हैं, जो साउदर्न हेमिस्फेयर है इस तरफ से क्या है जो हवाएं हैं वो चलना शुरू कर देती हैं जो है नॉर्थ हेमिस्फेयर की तरफ। इसलिए मैंने बोला था कि जो मानसून है वो सूर्य के साथ साथ चलेगा। देखो सूर्य यहाँ पर है, सन यहाँ पे है, तो हवाएं इस तरफ चलेंगी। जब सन यहाँ आ जाएगा तो इस तरफ से और इस तरफ से हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी। जब सन यहाँ पे हो जाएगा तो हम क्या आएंगे, इस तरफ से हवाएं पूरी करने के लिए आ जाएंगी। फिर सन वापस ऊपर यहाँ पे जाएगा तो हवाएं यहाँ से इस तरफ जाएंगी। जब सन यहाँ पे आ जाएगा तो क्या करेंगे, फिर से हवाएं जो इस तरफ से ऐसे चलेगी और ये सर्कल ऐसे चलता रहता है। जो मानसून है वो जो सन है, सन के पीछे पीछे क्या है, चलते रहते हैं। इस डायरेक्शन में ऐसे क्या होते हैं, मानसून चलते रहते हैं। एक बार नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एक बार साउथ हेमिस्फेयर, नॉर्थ हेमिस्फेयर, साउथ हेमिस्फेयर। ये होता है कि इसी महीने में क्यों आती है। इसका रीज़न हमें मिल गया है कि बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर कन्फ्यूजन है। जब मैं पहले किसी भी बंदे से या आसपास किसी से पूछता था कि जो मानसून है, जो वर्षा है, वह जुलाई अगस्त के महीने में, जून अगस्त के महीने में ही क्यों आती है, तो उनके पास कोई भी एक टेक्निकल सा जो है वो आंसर नहीं होता था। लेकिन मुझे अब पता लगा है या पढ़ा है कि उससे मुझे पता लगा है कि क्यों आती हैं। तो इसी कारण आती है क्योंकि इस टाइम जो सन होता है वह भारत के बिल्कुल ऊपर होता है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हवाएं गर्म होती हैं और गर्म हवाएं ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है। यहाँ पर हवा की कमी हो जाती है और इस कमी को पूरा करने के लिए जो साउथ की तरफ से, साउथर्न हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की तरफ से हवाएं हैं जो नॉर्थ की तरफ हैं जो ट्रैवल करती है, और इन पर फेरल का नियम भी लगता है कि ये अपने राइट और ट्रैवल करती हैं। और इसी कारण है जो इसी समय जो जून जुलाई के महीने में भारत के अंदर मानसून आते हैं और वर्षा आती है। इसको हम भारत के मैप पर अब समझते हैं कि कहाँ पर वर्षा होगी, क्यों होगी, कैसे, ये सब हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो जैसे ये है इंडिया का मैप, इंडिया का मैप है ये है अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, जो यहाँ पर क्या होगा, बादल बन जाएंगे ऊपर, ऐसे ऐसे बादल बने हुए हैं ऊपर, और इस साइड में क्या है, बादल बने हुए हैं, पानी बादल बनेंगे, और यहाँ से क्या है, गर्म हवाएं। उस तरफ से जब ऐसे हवाएं आएंगी, जो इस तरफ से हवाएं ट्रैवल करेंगी, इस हवा को पूरी करने के लिए हवाएं आएंगी, तो ये हवाएं क्या करेंगी, अपने साथ बादलों को भी ले चलेंगी, अपने साथ क्या करेंगी, बादलों को भी ले चलेगी। और जब बादल आते ही सबसे पहले यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है। देखो जो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है पश्चिमी घाट। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। और जब मानसून आते हैं, जो बादल हैं वो आते हैं, वह आते ही सबसे पहले जो केरला, जो जैसे ऐसे है, तो सबसे पहले देखो जैसे बादल हैं यहाँ पे, ऐसे ये बादल आएंगे इस तरफ, तो ये सबसे पहले केरला के तट पर ऐसे इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पे जो ये पूरा घाट है इससे क्या होगा, ये टकरा जाएंगे। कौन से घाट से, पश्चिमी घाट से टकराएंगे, और सबसे पहले ये केरल के अंदर पहुँचेंगे। सबसे पहले ये केरल जो राज्य है उसके अंदर पहुँचेंगे। सबसे पहले ये केरल के अंदर है जो पहुँचेंगे। सबसे पहले ये केरल के अंदर पहुँचेंगे। वह केरल के अंदर पहुँचते ही ये केरल यहाँ पर लगभग तारीख बताऊँ तो मैं 1 जून के आसपास है जो मानसून है
वो केरल में पहुंच जाते हैं। 1 जून के आसपास है जो मानसून है वो केरल के तट पर पहुंच जाते हैं। 1 जून को जो मानसून है वो केरल के तट पर पहुंच जाते हैं। और केरल के कौन से तट पर, केरल के कौन से तट पर सबसे पहले मानसून पहुंचता है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि केरल के कौन से तट पर सबसे पहले मानसून पहुंचता है। वो होता है मालाबार तट। मालाबार तट। तो केरल के मालाबार तट पर क्या होता है, सबसे पहले मानसून पहुंचता है और यहाँ पे क्या करता है, वर्षा कर देता है। सबसे पहले यहाँ पे वर्षा कर देता है। तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले भारत जब मानसून आता है सबसे पहले वर्षा किस राज्य में होती है? तो उसका आंसर है कि केरल के अंदर होती है। किस किस तट पर होती है? तो इसका जवाब है कि मालाबार तट पर क्या है, सबसे पहले जो वर्षा है वह होती है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, लीचिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। वर्षा होती ही क्या हो जाता है, लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग आप घर पे कर सकते हैं। आपने क्या लेना है, एक पॉट लेना है, पॉट यानी कि एक गमला लेना है और उस गमले को में क्या करना है, आधे डाल देने हैं पत्थर, वह आधा डाल देना है मिट्टी। आधे पत्थर व आधी मिट्टी डाल दोगे, उनके बाद दोनों को अच्छे से क्या करना है, मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के उपरांत क्या करना है, उसके ऊपर मूसलाधार वर्षा करनी है। क्या करनी है, मूसलाधार वर्षा करनी है। जब हम उसके ऊपर मूसलाधार वर्षा करेंगे तो क्या देखेंगे हम, जो पत्थर हैं वो ऊपर आ जाएंगे और जो मिट्टी है वह नीचे बैठ जाएगी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या यह मिट्टी है जो उपजाऊ होगी? क्या यह मिट्टी है जो उपजाऊ होगी? अगर होगी तो किस खेती के लिए यह ज़्यादा उपयोगी होगी? अगर यह उपजाऊ होगी तो वह किस खेती के लिए ज़्यादा जो है उपयोगी होगी? तो मेरा जवाब है कि हाँ, यह जो मिट्टी है यह उपजाऊ होगी और यह मसालों की खेती के लिए है जो सबसे ज़्यादा उपयोगी होगी। किस चीज़ की खेती के लिए? यह मसालों की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होगी। और इसी एक क्वेश्चन को हमें जवाब यहीं से मिलता है कि भारत में सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो वह करता है केरल। भारत में सबसे ज़्यादा मसालों का, केले का उत्पादन, नारियल का उत्पादन कौन करता है? तो वो हो जाएगा केरल। और केरल और केला अनुसंधान, जो केला अनुसंधान केंद्र है वो भी है जो केरल के अंदर ही है मसालों का। और यहीं पर मसालों की खोज करते हुए वास्को डी गामा वास्को डी गामा सबसे पहले भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। भारत तो पहले भी था, लेकिन जो वेस्टर्न वाले हैं, जो वेस्ट कंट्रीज है, उनको भारत की खोज किसने की थी? वो की थी वास्को डी गामा थे। और ये किस चीज़ की सर खोज में आया था? यह मसालों की खोज में आया था। और मसालों की खोज करते हुए सबसे पहले यह केरला के तट पर पहुंचा था। और मैंने बहुत चुटकुले में सुना है कि जो है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका जवाब चुटकुलों में मिलता है कि वह सर्दियों में आया था। तो पूछते हैं कि सर्दियों में क्यों? बोलते हैं कि उसने कोट पहने हुआ था। लेकिन जो रियलिटी में है वो भारत में जो पहुंचा था वो पहुंचा था 1499 को। जो 1499 को है, 1 मिनट, 1499 को जो है वास्को डी गामा भारत में पहुंचा था। इसके बारे में पूरी डिटेल है कि वो कैसे आया था, किस तरीके से, कौन सा राजा था, वो हम फिर कभी किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो, जो यहाँ पर केरल के अंदर हो गया। उसके बाद देखो, जो पूरा जो ये घाट है, कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। जो पूरे पश्चिमी घाट के यहाँ पर है, यहाँ पर वर्षा होती है और यहीं पर ही बहुत ज़्यादा विकसित है। और यह है यूनेस्को में भी क्या है, इसको शामिल किया गया। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के जीव पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसलिए इसको जो जो ये पश्चिमी घाट है इसको किसको यूनेस्को में जो है शामिल किया गया। और सबसे पहले वर्षा क्या है भारत में? इसी जो पहाड़ से टकराने से, जो पश्चिमी घाट से टकराने से क्या है, वर्षा होती है। और यहीं पर ही जो फेमस जगह हैं, जैसे यहीं पर ही है खंडाला। आपने सुना भी होगा खंडाला। वो एक गाना है ना, बोलते हैं कि हाथी क्या खंडाला ला। उसमें कई बंदे बोलते हैं कि हाथी, बोलते हैं कि उसके अंदर बोलते हैं हाथी। 1 मिनट, उसमें बोलते हैं कि हाथी क्या खंडाला ला, बोलते हैं कि हाथी। तो उसके अंदर हाथी नहीं होता, उसके अंदर वो बोलता है आती, बोलता है कि आती क्या खंडाला, कि उसकी
यानी कि मराठी भाषा में शब्द होता है आती का मतलब कि आना, कि आओ क्या खंडाला चले घूमने। खंडाला क्या है, एक पर्यटन स्थल है और वहीं पर बहुत सारे पर्यटन स्थल है। यहीं पर एक पर्यटन स्थल ऊटी भी है। ऊटी यहाँ पर तमिलनाडु में क्या है, ऊटी, जो बहुत ही फेमस है, जो फिल्म स्टार वगैरह है जो देखते रहते हैं कि वहीं पर ही ऊटी में ही, ऊटी पे ही घूमते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद मानसून चलते हैं। जो मानसून चलते हुए यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है गिर पर्वत। उसके बाद क्या है, मानसून गिर पर्वत से टकराते हैं और गुजरात के कुछ इस एरिया में है जो वर्षा कर देते हैं। देखो मानसून है, मानसून को बादल बना देते हैं। देखो बादल ऐसे चलते हैं, चलते चलते बादल कुछ यहाँ वर्षा कर देंगे बादल। उसके बाद क्या, बादल यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ पे 3-4 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, उनके मैं जल्दी जल्दी एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे है एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है अरावली। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है विंध्याचल। यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है सतपुड़ा। यहाँ पे पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है अजंता। एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है जिसका नाम है मैकाल, जिसका नाम है मैकाल। और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है शिवालिक। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है शिवालिक। ठीक है, उसके बाद देखो, जब मानसून यहाँ से एंटर करते हैं, मानसून चलते हैं यहाँ से ऐसे एंटर करते हैं, तो क्या जो अरावली है, ये है अरावली पर्वत, क्या अरावली है जो इस मानसून को रोक पाएगा? इसको मैं आपको एक डिटेल में तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, जैसे ये बहुत सारे क्या है आदमी खड़े हुए हैं, बहुत सारे बंदे हम खड़े हुए हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या है खड़े हुए हैं, 4-5 ऐसे यहाँ पे क्या है खड़े हुए हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे अकेला हूँ और मेरे पास क्या है, एक लाठी है या डंडा है, कुछ भी है। तो मैंने क्या है, लाठी को ना इस तरीके से पकड़ रखा है। अगर मैं इस तरीके से लाठी को पकड़ूंगा तो मैं सिर्फ एक ही बंदे को रोक पाऊंगा, मैं सिर्फ एक ही बंदे को है जो रोक पाऊंगा और बाकी क्या करेंगे, मेरे से आगे निकल जाएंगे। अब आप सपोज करो कि ये है अरावली और ये है बादल, तो यह कि सिर्फ 1-2 बादल को ही रोक पाएंगा। और इसके विपरीत, इसके विपरीत अगर वो ऐसे खड़े हैं, इसके विपरीत अगर वो बंदे हैं जो ऐसे खड़े हैं और मैंने जो डंडा है उसको ऐसे इस तरीके से पकड़ रखा है, तो क्या होंगे, ये तीनों रुक जाएंगे। तो यही रीज़न है कि जो यहाँ पे जो है वर्षा नहीं हो पाती, किसके अंदर, राजस्थान के अंदर। बस यहीं पर होगी थोड़ी बहुत, जो अहमदाबाद वाला एरिया है ना, यहाँ पे जो गुजरात का अहमदाबाद एरिया वाला एरिया है, यहीं पर यह जो थोड़ी बहुत वर्षा होगी। उसके बाद क्या होगा कि कुछ बादल हैं, जो कुछ बादल हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ से ऐसे घुस जाएंगे और ये यहीं पर ही ऐसे ही घुस के हैं जो रह जाते हैं, जो है वो यहीं पर इसी के अंदर घुस के रह जाते हैं। कभी इससे टकराते हैं, इससे टकराते हैं, ऐसे इसी के अंदर ही घूम के हैं जो वो रह जाते हैं। वो ऐसे घूमते रहते हैं और यहीं पर वर्षा कर देते हैं। और यहाँ पर एक नदी बहती है, यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा, जिसका नाम है नर्मदा। तो जो सारा जो पानी होता है वर्षा का वो कहाँ पे आ जाता है, वो नर्मदा नदी के अंदर आ जाता है। कौन सी नदी है, यहाँ पर एक नदी है नर्मदा नदी, यहाँ पे एक नदी है नर्मदा नदी, सही से लिखा जा रहा है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी को इसी कारण, जो नर्मदा नदी के अंदर क्या है पानी है जो बहुत भयंकर, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, इसलिए नर्मदा नदी को कौन सी नदी, दबंग नदी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि कौन सी नदी को है जो दबंग नदी है जो बोला जाता है, तो हो जाएगा कि क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दबंग नदी, इसको कहा जाता है दबंग नदी, इसको कहा जाता है दबंग दबंग नदी। तो नर्मदा नदी को कौन सी नदी कहा जाता है, नर्मदा नदी को कहा जाता है दबंग नदी। उसके प्रकार देखो, यहाँ से मानसून चले हुए हैं, चले हुए हैं मानसून, तो यहाँ से ऐसे चलते हैं, थोड़े बहुत यहीं से क्वेश्चन थोड़े बहुत ही जा पाते हैं बस। उसके बाद यहाँ चलते हैं, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे दिल्ली पहुँचते हैं, दिल्ली। और दिल्ली किस पर बसा हुआ है, दिल्ली है जो रायसीना, दिल्ली है जो रायसीना की पहाड़ी पर है जो
बसा हुआ है। और रायसीना की जो पहाड़, जो बादल नीचे होते हैं वो रायसीना की पहाड़ी से टकरा देते हैं और दिल्ली में क्या करते हैं, थोड़ी बहुत वर्षा कर देते हैं। और जो ऊपर होते हैं वो ऊपर ऊपर ही रहते हैं और वो आगे जाते हैं। वो बादल हैं जो आगे जाते हैं और आगे जाकर उत्तराखंड में जो बड़े बड़े पहाड़, जैसे यहाँ पर शिवालिक के बाद है वृहद हिमालय, उससे टकरा कर क्या उत्तराखंड में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्षा है जो कर देते हैं। उसी प्रकार उत्तराखंड में पिछली बार है जो बादल भी फटा था। देखो बादल फटना ये नहीं होता है कि अचानक से बादल फट गया और बहुत सारा पानी है जो नीचे गिर गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। बादल फटने का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तेज मूसलाधार वर्षा होते ही रहना, नदियों का स्तर बढ़ जाना और फिर नदियाँ क्या होती है, टूट जाती हैं और उसे ही बोलते हैं कि बादल फटना। ठीक है। उसके बाद देखो मानसून, ये मानसून चल रहे हैं यहाँ तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद जो मानसून जो यहाँ से टकरा के सबसे आखिरी में जो मानसून है वो सबसे लास्ट में वर्षा करते हैं, वो करते हैं हरियाणा व पंजाब के अंदर। कहाँ करते हैं, हरियाणा व पंजाब के अंदर। देखो 1 जून को, क्या बोला मैंने कि 1 जून को है, मैंने बताया कि जो मानसून ने ना केरला के तट पर है जो दस्तक दी थी। सबसे पहले कहाँ पहुँचे, केरला के तट पर पहुँचे थे 1 जून को। 1 जून को है जो केरला के तट पर है वो पहुँचे थे और 15 जून तक है जो पूरे भारत में है जो मानसून फैल जाते हैं। 15 जून को क्या होते हैं, पूरे भारत में जो मानसून फैल जाते हैं। और सबसे अंत में जो मानसून लौटते हुए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर इससे टकरा जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जगह है धर्मशाला क्या है, कौन से गुरु का जो है निवास स्थान है, तो वह है तिब्बत के जो धर्म गुरु हैं दलाई लामा। तिब्बत के गुरु दलाई लामा का जन्म स्थान वो है धर्मशाला सब। और जो हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा जो वर्षा वो कहाँ होती है, वो धर्मशाला में होती है। जो ये बादल यहाँ से ऐसे जाते हैं धर्मशाला से क्योंकि पहाड़ियों से टकराते हैं और टकरा के हरियाणा व पंजाब के अंदर क्या करते हैं, यह सबसे लास्ट में क्या है, वर्षा कर देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ था, जो मानसून है वह 2 शाखाओं में बंट गया था। जो यहाँ पर बादल थे, कुछ जो यहाँ से बादल आए थे, देखो बादल यहाँ से चल रहे थे, यहाँ पर केरला के तट पर क्या बादल कुछ यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, कुछ बादल तो इस तरफ ऐसे चले गए और कुछ यहाँ पर इस तरफ ऐसे चले गए। ये है अरब सागरीय, ये है अरब सागरीय और ये हो गई बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। ये कौन सी है, बंगाल की खाड़ी। और जो यहाँ से जो मानसून चलेंगे वो यहाँ से ऐसे जाएंगे और यहाँ से ऐसे जाते जाते, एक मिनट, यहाँ से जाते जाते वो क्या करते हैं, यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है, तो यहाँ से ऐसे क्या करते हैं, बादल ऐसे चलते जाते हैं, ये बादल हैं ऐसे चलते जाते हैं ऐसे। और मेघालय में क्या है, 3 है जो पहाड़ियाँ हैं। मेघालय में क्या है, 3 पहाड़ियाँ हैं, उनका नाम है गारो, खासी, जयंतिया। 3 पहाड़ियाँ जिसका नाम है गारो कुछ इस तरीके से है, गारो, खासी व जयंतिया। गारो, खासी व जयंतिया। जो शिलोंग है वह कौन सी पहाड़ी पे, वह है खासी पहाड़ी पे। और जो बादल होते हैं वो बादल क्या करते हैं, यहाँ से आते हुए ऐसे इसके अंदर घुस जाते हैं कुछ बादल, और कुछ बादल यहाँ से ऐसे इस तरफ निकल जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर 4 पहाड़ हैं, 4 पहाड़ हैं। उनके नाम हैं डाफला, अबीर, मिसमी और पटकोई बुम। डाफला, अबीर, मिसमी व पटकोई गुम, इनसे टकरा के क्या करते हैं, इस एरिया में जो वर्षा करवा देते हैं। जो ये वाला एरिया है यहाँ पे क्या करते हैं, वो वर्षा है जो करवा देते हैं। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे जो बादल इन पहाड़ियों के अंदर घुस गए वो इसके अंदर ही घुस के रह जाते हैं और ऐसे घूमते रहते हैं इस तरीके से, ऐसे यहीं पर ही घूमते रहते हैं। ऐसे क्या करते हैं, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा वर्षा करवाते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा वहाँ होती थी मेघालय के चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी चेरापूंजी में। वह अब सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मानसीराम में, जो मेघालय में ही जगह है चेरापूंजी के पास ही मानसीराम में। अब सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मानसीराम में।
सबसे ज़्यादा वर्षा अब होती है मानसीराम में। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम में। पहले होती थी चेरापूंजी में। इसका भी एक रीज़न है। देखो, जो ये गारो पर्वत है ना, गारो, कुछ प्राकृतिक कारण है व कुछ मानवीय कारण है। बहुत सालों से क्या है कि इस तरीके से ऐसे यहाँ से मानसून आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं, वर्षा हो रही है, करते करते क्या हुआ, क्या ये पहाड़ है जो थोड़ा सा कट गया है, जो ये पहाड़ है यहाँ से इस तरीके से जो है ये थोड़ा सा ऐसे कट गया है, और कटने के कारण क्या हुआ, जो मानसून है थोड़ा सा वो इस तरफ होकर आते हैं, इस तरफ क्या होकर आते हैं, और जिसके कारण जो पहले चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी, सबसे पहले चेरापूंजी में होती थी, अब मानसीराम में होती है। लेकिन आने वाले 20-30 साल के बाद, 20-30-40 साल के बाद, कितने साल बाद, 20 साल बाद या 30-40 साल बाद हम देखेंगे कि हम बोलेंगे, और या कोई क्वेश्चन आएगा तो हम बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा जो वर्षा हुआ है शिलोंग के अंदर होती है। लेकिन एट प्रेजेंट इस टाइम में जो सबसे ज़्यादा वर्षा है वो मानसीराम में होती है, और इससे पहले सबसे ज़्यादा वर्षा है वो जो है चेरापूंजी में होती थी। अब देखते हैं हम इन मानसून की डायरेक्शन। देखो, मानसून की डायरेक्शन, हम अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम यही पूछते हैं, यही बोलते हैं कि हम जहाँ से आए थे हम वहाँ का पता बताते हैं। उसी प्रकार हम मानसून को भी इसी तरीके से देखेंगे कि ये कहाँ से आए हैं। जैसे मैं हूँ, अगर मैं कहीं पर जाऊँगा, अगर किसी दूसरे स्टेट में जाऊँगा तो मैं यही बोलूँगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं हरियाणा से आया हूँ। उसी प्रकार ये मानसून है, ये जहाँ से आए होंगे तो ये वहाँ के माने जाएंगे कि ये कहाँ से आए हैं, और ये नहीं कहा जाएगा कि ये कहाँ पर जा रहे हैं, कि जैसे कि ये उस तरफ जा रहे हैं, ऐसे उस तरफ जा रहे हैं तो ये कौन सी दिशा में जा रहे हैं। इसी प्रकार हम इसको समझते हैं कि जैसे कि ये डायरेक्शन है ऐसे, ये है ईस्ट वेस्ट, सॉरी ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये है साउथ, ये है साउथ। ठीक है, तो मानसून है वो इस तरीके से आते हैं, ऐसे इस तरीके से ये मानसून आ रहे हैं, सारे सारे मानसून है जो हमने देखा कि इस तरीके से ऐसे ही चल रहे हैं तो आएंगे। तो ये हो जाएगी डायरेक्शन साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। तो हम देखते हैं कि भारत में जो वर्षा है, जो मानसून आते हैं वो कौन सी डायरेक्शन से आते हैं, वो आते हैं दक्षिण। मानसून है भारत के अंदर वो है दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत के अंदर मानसून आते हैं वो आते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। वह दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में 80% है जो वर्षा होती है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में 80% है जो वर्षा होती है। वह उत्तरी पूर्वी, इसको हम लौटता हुआ मानसून ही बोलते हैं। इससे भारत में 17% वर्षा होती है। इससे भारत में 17% है जो वर्षा होती है। देखो, जो ये उत्तरी पूर्वी है इसके बारे में 80% समझ चुके हैं कि जैसे कि इस तरफ से ये उत्तर पूर्व डायरेक्शन है, ये क्या है जो दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन है, इस साइड से ऐसे मानसून आएंगे केरला के तट पर। और जो ये वाला एरिया है यहाँ पर, क्या यहाँ पर वर्षा होगी? जो ये एरिया है क्या यहाँ पर वर्षा होगी? होगी, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट के कारण ये एरिया, पश्चिमी घाट की अपेक्षा में अगर हम देखें तो ये एरिया है वृष्टि छाया अक्षेत्र। ये एरिया है वृष्टि छाया अक्षेत्र। तो वृष्टि छाया क्षेत्र में बोला कि 10% वर्षा वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर होती है, और 90% वर्षा है जो पवनाभिमुख अक्षेत्र के अंदर होती है। तो उसी प्रकार हमने समझा कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून कितनी 80% वर्षा होती है, और उत्तर पूर्व मानसून से जो 17% वर्षा है वो होती है। वह पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इससे वर्षा होती है, वो होती है भारत में 3% वर्षा। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी पूरी 100% भारत के अंदर वर्षा। जो ये उत्तर पूर्व मानसून है इसके अंदर मुख्य रूप से जो बिहार, यूपी, हरियाणा का कुछ पार्ट,
उसका, और जो मुख्य रूप से है जो यह तमिलनाडु के अंदर है जो वर्षा करता है। यह जो है तमिलनाडु के अंदर है जो वर्षा करता है। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है यह मुख्य रूप से उत्तर भारत, यह मुख्य रूप से उत्तर भारत के अंदर है जो वर्षा करता है। देखो आज की वीडियो में हमने दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बिल्कुल डिटेल से है जो पढ़ चुके हैं। और इससे नेक्स्ट वीडियो है जो बहुत लंबी हो गई है, उसके बाद हम जो अगली वीडियो में अंदर जो उत्तर पूर्वी मानसून इसको बोलते हैं हम लौटता हुआ मानसून, और पश्चिम विक्षोभ के बारे में है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।